ऐसा कहते हैं कि इतिहास के रास्ते में कौन से मोड़ आएंगे यह तो नास्ट्रोदमस भी नहीं भांप सकता। हमने क्रांतियों के इतिहास में देखा है, एक छोटी सी चिंगारी विकराल रूप ले सकती है। जब मुगल काल का समापन निकट था तो वह समय था एक निर्णायक सभ्यतागत युद्ध का जो हो न सका। मराठा शासन अपूर्ण रह गया, बाजीराव जैसे शासक असमय चले गए, राजस्थान के राजपूत योद्धा बहुत समय से आइसोलेशन में थे। महाराणा प्रताप के अवसान के बाद एक प्रतिबद्ध समूह को छोड़कर शेष सब मुगलों की सहयोगी भूमिका में दिखे, अर्थात भारत में रहते हुए भी जैसे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थे। समय आ रहा था इतिहास की धारा एक सशक्त नेतृत्व की भूमिका बनाती। ऐन उसी समय अंग्रेजों ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी थी और इस कारण वह निर्णायक सभ्यतागत युद्ध स्थगित हो गया। अंग्रेजों से पहले का 600 वर्षों का इस्लामिक कालखंड लगभग 9 करोड़ भारतीयों के नरसंहार व 5 करोड़ के बलात् धर्म परिवर्तन का गवाह बना। वह युद्ध जो इस हत्यारी सुल्तान मुगल सत्ता के विरुद्ध होना था, वह अनगढ़ लक्ष्य व दिशाहीन होता हुआ अंततः 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रकट हुआ। यह युद्ध तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हुआ। ऐसा कहते हैं कि जिनके साम्राज्य में सूरज डूबता न था वे पराजय के निकट खड़े थे। यदि नेपाल पंजाब बस न्यूट्रल ही रहे होते, सिंधिया की भागीदारी रही होती तो सेनाविहीन अंग्रेजों को भागना ही पड़ता। फिर उस सभ्यतागत युद्ध की भूमिका स्वतः बन जाती जिसकी भारतवर्ष आज तक प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अंग्रेजों से हमारी पराजय है, उसके दुष्परिणाम आज भी सामने हैं। यहूदी होलोकास्ट से कहीं बड़ा नरसंहार अंग्रेजों व उनके गुलामों ने हमारा किया। दिशाएं खोजते हुए लगभग 60 वर्षों के अंतराल के बाद इस भीरू शोषित विभाजित विखंडन की ओर बढ़ रहे नेतृत्व विहीन भारत के वातावरण में गांधी का आगमन होता है। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत की राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक एकीकरण के जन आंदोलन व राष्ट्रीयता व स्वतंत्रता की भावभूमि की पुनर्स्थापना में है। एक वातावरण बना, विदेशी शासकों को पहली बार अपराधी सिद्ध किया गया, यह एक बड़ा योगदान था। लेकिन त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बाद महानता की ऊंचाई से ढलान की ओर उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बहरहाल वो अलग विषय है, उस पर फिर कभी कहा जाएगा। दरअसल लोकतंत्र क्रांतियों का वाहक नहीं होता, यह यथास्थिति की व्यवस्था होती है। नेतृत्व जब आज के सम्मान सक्षम होता है तो देश समग्र विकास के नए प्रतिमान तो स्थापित करता है, लेकिन नियत सीमाओं का अतिक्रमण तो क्रांति धर्मी सोच ही कर सकती है। पाकिस्तान का ध्वंस विकास से न होगा, यह तो राष्ट्रीय क्रांति का मूल लक्ष्य बनेगा। इसे पार करेंगे तभी तो हम उन सरहदों तक पहुंचेंगे जो सदा से हमारी थीं। इस यथास्थिति के काल में देश समाज का स्वरूप व स्थिरता का आभास उभरता है और शत्रु समूहों की पहचान होती है। वर्तमान भारत में यही युद्ध विराम का कालखंड चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्र प्रतिबद्धता व निस्सीम धैर्य हमें आश्वस्त करता है। अब समय आ रहा है, निराशा का यहाँ कोई स्थान नहीं है। मूलतः युद्ध प्रिय समाज है जिस पर अस्थायी रूप से शांति की चादर उड़ा दी गई है। हम बहते हुए रक्त से घबराते नहीं हैं। 9 करोड़ के बलिदान व हमारे ही कटे सिरों की कितनी ही मीनारें हम स्वयं पीछे छोड़ आए हैं। हम ही हिंदुओं में से ही मराठे, राजपूत, हरिहर, बुक्का, बंदा, बैरागी, अहोमो जैसे अनगिनत योद्धा खड़े हुए हैं और भी आएंगे। कौन जानता था मराठों को छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले बप्पा रावल ने ही तो राजपूतों का परम योद्धा रूप स्थापित किया था। कौन जानता था कि एक ब्राह्मण 1857 की क्रांति का संवाहक बन जाएगा। ऐसे ही बहुत से समाज हैं जो आगे आने वाली चुनौतियों से जूझने के बाद विख्यात हो जाएंगे। बस एक विचार क्रांति व सांगठनिक क्षमता चाहिए। लक्ष्य का अकाल नहीं है, वह सामने है। शत्रुबोध खंडित न हो। यह एक लोकतंत्र का समय एकीकरण व तैयारियों के लिए है। और फिर दूसरों को क्या कहें, आप स्वयं के बदलाव को ही न पहचान पाएंगे। बस हम उस निर्णायक युद्ध की आकांक्षा रखें, प्रतिबद्ध रहें। आप उस स्वर्णिम भविष्य के सिपाही हैं। यह युद्ध तो होकर रहेगा। हाँ, इसी के दौरान कितने ही लोग कब घर वापस आ जाएंगे हमें पता भी न चलेगा। जय श्री राम।